Hello students, after the third period I am going to explain you the fourth chapter, the Mughal Empire. It is supposed to be starting a new era in the Indian history. मुगल एम्पायर की जब स्थापना हुई उसमें भारत में जो दिल्ली में राज था या दिल्ली में जो शासन था जो लोधी वंश का, बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया था, एकदम बिखर गया था। एक मजबूत शासन नहीं बचा था इंडिया में, जिसका लाभ या जिसका परिणाम मुगल वंश की स्थापना हुई और आगे चलकर एक बहुत बड़ा एम्पायर मुगल छत्रछाया में स्थापित हुआ। लोधी वंश का शासन जब अपने अंत पे आ गया, उसके जो बाद के जो उत्तराधिकारी हुए वो काफ़ी कमज़ोर हुए। अंतिम जो इब्राहिम लोधी था, उसी से 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ। इसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहते हैं, और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। मुगल्स कहाँ से आए, कौन थे, बाबर कौन था? तो सबसे स्टार्टिंग से यहाँ पर एक ट्री बनाया हुआ है, देख सकते हैं हम बाबर्स एंसेस्टर्स के बारे में, जो बताता है कि गेंगिस खान से और आमिर तैमूर से कहीं न कहीं उत्पत्ति हुई है बाबर की। मदर साइड से गेंगिस खान से और फादर साइड से आमिर तैमूर से उत्पत्ति हुई है बाबर की। लास्ट में देख सकते हैं आप बाबर के माता पिता कौन थे। माता का नाम था तुगलक निगार खानम और पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। तो 1526 में तो पूछिए आपसे मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 में। तो बाबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। और सबसे पहले भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना, और भारत में सुल्तान बनने से पहले या राजा बनने से पहले वो फरगना में, जब उसके पिता मर गए, उसके पिता फरगना के शासक थे, तो बाबर वहाँ का शासक बना। और सेंट्रल एशिया का एक छोटा सा जो है वो एक कस्बा कह सकते हैं, एक छोटा सा राज्य कह सकते हैं, वो था फरगना। और 12 वर्ष की उम्र में वहाँ का राजा बना बाबर, पिता की मृत्यु के बाद। उसके बाद पाँच बार उसने वहाँ से जो है 5 बार उसने भारत पर हमला किया। और जो इब्राहिम लोधी से पानीपत का युद्ध हुआ वो पाँचवीं बार की लड़ाई में हुआ, 5वीं बार के प्रयास में हुआ था। ठीक है, बाबर वो लड़ाई तो जीत गया। वहीं से स्थापना मानी जाती है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुआ। लेकिन असली जो है वो स्थायी शासन कर सकते हैं, वो जो है 1526 में मेवाड़ के राजा राणा सांगा से जब लड़ाई हुई, इसे खानवा की लड़ाई कहते हैं, उसके बाद माना जाता है। क्योंकि राणा सांगा उस समय सबसे ताकतवर राजपूत शासक था। राणा सांगा की इस लड़ाई में हार हुई, और इसके बाद पूरे नॉर्थ इंडिया का एक तरह से अकेला जो है वह ताकतवर राजा बन गया बाबर। फिर 1528 में फिर एक लड़ाई हुई जिसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं, उसमें भी राजपूत को उसने हराया, और एक पंजाब, दिल्ली और पूरे गंगेटिक प्लेन में बाबर ने, और बिहार तक जो है उसका राज्य फैल गया।
और एक मजबूत राज्य की स्थापना उसने कर दी। बाबर के अंदर और भी कलाएँ थी, काफ़ी मजाकिया किस्म का व्यक्ति था, अपने दरबारियों से हंसी मजाक करता रहता था, एक अच्छा राइटर भी था वो, और उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी, जिसे बाबरनामा या तुझ के बाबरी कहते हैं। बाबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र हुआ हुमायूं। हुमायूं के अन्य भी भाई थे, लेकिन चूँकि बाबर ने अपने सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को अपना राज्य दिया, अपना बड़ा पुत्र होने के नाते हुमायूं को ही वो शासन जो है सौंपा। हुमायूं गुजरात मालवा को जीता, लेकिन शेर शाह सूरी, उसी बीच शेर शाह सूरी नामक एक शासक काफ़ी जो है फेमस हुआ। उसने अपनी ताकत को काफ़ी बढ़ा दिया उसमें, और अचानक से ही उसके साथ एक लड़ाई हो गई चौसा में 1539 में और 1514 में, और मुग़ल वंश जो है खतरे में पड़ गया। हुमायूं हार गया, उसको दर की ठोकरें खानी पड़ी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मुग़ल वंश तो अब ख़त्म है। शेर शाह सूरी ताकतवर राजा था, इसने सूर वंश की स्थापना की, और बीच के जो है 15 साल आप समझ सकते हैं कि मुग़ल वंश में एक दरार की तरह है, एक गैप की तरह है, जो सूरी वंश के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना किसने की? शेर शाह सूरी ने की। और हुमायूं उसके बाद दर की ठोकरें खाया, वो वनवास झेला है 15 सालों तक। लेकिन शेर शाह के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने प्रभावशाली नहीं थे, वो उतना लंबा या उसके ढंग से शासन या सैन्य संचालन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हुमायूं को एक बार फिर मौका मिल गया। कब? 1555 में, 1555 में, और उसने पुनः सेना इकट्ठा करके और अपना राज हथिया लिया। अकबर की हुमायूं की बहुत जल्दी मौत भी हो गई। वो सीढ़ियों से, अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर गया, उसको चोट लग गई, फिर उठ न सका वो। और जिस प्रकार बाबर कम उम्र में ही राजा बना था, अकबर भी 13 वर्ष की उम्र में ही, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उसको राजा बनना पड़ा, गद्दी संभालना पड़ा। लेकिन हुमायूं का एक बहुत ही विश्वासपात्र सेनापति था, जिसका नाम था बैरम खां। बैरम खां जो को अकबर का संरक्षक बना दिया गया। वो सेनापति था, बहुत ताकतवर था, अनुभवी था, और सैन्य संचालन या राज्य संचालन, शासन संचालन कुछ समय तक उसी की देखरेख में हुआ। उसी समय एक और खतरा मुग़ल साम्राज्य पर मंडरा आ गया, कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसा खतरा था जो क्षण भर में मुग़ल साम्राज्य का, या भारत के इतिहास में जो मुग़ल साम्राज्य इतने लंबे समय तक चला, वो उसकी जगह कुछ और हो सकता था। यानी 1556 में जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें जो कि हेमू विक्रमादित्य के साथ हुआ, वो बैरम खां उसमें बहुत बहादुरी से लड़ा था, और फिर भी हेमू की जीत होने वाली थी, तभी ये उसकी आंख में, कहा जाता है कि उसकी आंख में एक तीर लग गई, जिसकी वजह से वो लड़ाई हार गया। वरना वहीं से मुग़ल साम्राज्य का इतिहास कुछ और होता है, मुग़ल वंश का इतिहास कुछ और होता है। लेकिन अब वो युद्ध जीतने के बाद मुग़ल साम्राज्य की स्थापना एक निश्चिंत, ये कह सकते हैं, या सुगम रास्ता बन गया मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। आगे चलकर 1560 में, यानी कि 4-5 सालों के बाद, अकबर ने क्या किया? बैरम खां को हटाकर गद्दी या पूरा संचालन खुद अपने हाथों में ले लिया। अकबर को ये लगा
कि बैरम खां एक सेनापति है, कहीं ये राजा न बन जाए, कि ये मुझे हटाकर मुझे मरवा न दे। तमाम चीज़ें उसके दिमाग में गूंजी। उससे लगा कि इसे हटाकर सारा संचालन, सारा शासन मुझे खुद संभालना चाहिए, मिलिट्री पावर्स भी मुझे अपने अंदर रखनी चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने बैरम खां को हटा दिया, उसे हज पर भेज दिया। कहा जाता है कि रास्ते में उसे मरवा भी दिया अकबर ने। तो अकबर की कुछ पॉलिसीज़ आगे चलकर कुछ पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी। उसने बहुत सारे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसने जौनपुर, ग्वालियर, अजमेर, मालवा, कश्मीर, सिंध, इन सभी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया और 1605 में उसकी मौत हो गई। अकबर को क्यों याद किया जाता है? बेसिकली अकबर को उसकी जो है धर्मनिरपेक्ष नीति की वजह से याद किया जाता है। अकबर सेकुलर इमेज का व्यक्ति था। वो सारे धर्मों की अच्छी चीज़ें या गूढ़ चीज़ें वो सीखना चाहता था, उनके बारे में जानना चाहता था। वो सारे धर्म के धर्मावलंबियों को, विद्वानों को बुलाता था, उनके साथ बैठकर उनसे वार्तालाप करता था, उनके धर्म के अंदर कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर बहस करता था। तो अब चलते हैं हम जहांगीर पे। जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था और उसका बचपन का नाम सलीम था। क्योंकि जहांगीर को एक बना बनाया साम्राज्य मिला, उसको बहुत कुछ नहीं करना था, फिर भी उसने उसका संचालन अच्छे ढंग से किया। क्योंकि मिलिट्री पावर्स, एक बड़ा साम्राज्य, सब कुछ उसे अकबर से विरासत में मिला था। और जहांगीर जो है एक सफल राजा घोषित हुआ और साबित हुआ जो है न्यायप्रिय शासक था। उसके शासन में जो है जस्टिस जो है वो बहुत अच्छा होता था। उसका जो है न्याय को जो देखने का नज़रिया था जहांगीर का, वो बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ और बता दें आपको, जहांगीर का शासन चलाने में रुचि बहुत कम रहता था। निश्चिंत स्वभाव का व्यक्ति था वो, मस्त मौला व्यक्ति था वो। शासन संभालने का काम उसकी पत्नी नूरजहां करती थी। नूरजहां। जहांगीर के बाद अगला शासक हुआ शाहजहां। शाहजहां को गोल्डन एज माना जाता है मुगल वंश का, क्योंकि जो विकास हुए शिल्प कला में और भी डेवलपमेंट जो हुआ वो सबसे अधिक शाहजहां के समय में ही हुआ। शाहजहां 1527 में राजा बना और उसके बचपन का नाम प्रिंस खुर्रम था, खुर्रम। और उसने दक्षिण के राज्य बुंदेलखंड को जीता। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इन राज्यों ने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली। उनको अपना राजा मान लिया, अपना सम्राट मान लिया मुगल शासक को। और बाद आगे चलकर शाहजहां के साथ बहुत बुरा हुआ। उसके जो पुत्र थे वो आपस में लड़ने लगे गद्दी के लिए। बड़ी घमासान लड़ाई होती है। आगे जब आप औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है शाहजहां के शासन को? क्योंकि आप जो ताजमहल आज दुनिया की अनोखी चीज़ों में से है, तो शाहजहां के नहीं बनवाया था। इसके अलावा दिल्ली का लाल किला आप पेज 53 पर देख सकते हैं। दिल्ली का लाल किला या जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, मोती मस्जिद, ये सारे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स शाहजहां के शासनकाल में बनाए गए थे।
इसके बाद शाहजहाँ का पुत्र शासक हुआ, इसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से में शासक बना और शासक बनने से पहले एक खूनी संग्राम हुआ उसका उसके भाइयों के साथ राजा बनने के लिए, उत्तराधिकार के लिए, क्योंकि उसके भाई तैयार नहीं थे उसको राजा बनने देने के लिए। लेकिन औरंगजेब सबसे क्रूर, सबसे ताकतवर था, तो उसने गद्दी हथिया लिया, अपने भाइयों को हरा के। उस समय तक मुगल साम्राज्य, जैसे देख सकते हैं आप, कश्मीर से लेकर कर्नाटका तक और हिंदकुश से लेकर पूर्व में चिटगांव तक फैला हुआ था। और 50 सालों तक सबसे लंबा साम्राज्य, सबसे लंबा शासन जो है वो औरंगजेब ने 50 वर्षों तक शासन किया। लेकिन उसका शासन का अधिकांश समय जो है वो केवल लड़ाइयों में ही बीता, जिससे कि बहुत अधिक दुश्मन और विद्रोह भी होते गए। जितनी ही लड़ाइयाँ वो करता गया, जितने ही राज्यों को जीतने का उसके ऊपर जो है वो था, भूत सवार था, उतने ही दुश्मन, उतने ही विद्रोह उसके शासनकाल में होते गए, जिसकी वजह से उसका राज्य बिखरता चला गया। उसके अंदर दूरदृष्टि नहीं थी, अकबर की तरह महानता नहीं थी। अकबर की महानता क्या थी कि वो जो है राजपूतों को अपनी तरफ मिला के रखता था, उनके साथ मैट्रिमोनियल यानी कि संबंध बनाया उसने, रिश्तेदारी बनाई उनके साथ, जिसकी वजह से वो उनके साथ लचीले स्वभाव में रहते थे। लेकिन ये जो है सबके साथ दुश्मन बनाते चला गया सबको, और विद्रोह होते गए इसके शासनकाल में, जिसके बाद यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया।